तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह आज भी हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अन्नदाता कार्यक्रम। मिश्रित खेती पर एक सफल किसान का अनुभव, डेयरी व्यवसाय एक सफल कृषिका की कहानी, ब्रायलर मुर्गियों के टीकाकरण पर जानकारी, हमारे हरियाणा में इस साल बारिश कम हो रही है। किसान भाइयों, कभी कम बारिश और कभी ज्यादा बारिश में अगर आपने एक ही फसल अपने खेतों में लगा रखी है तो नुकसान अधिक होता है। इसीलिए कुछ किसान मिश्रित खेती कर रहे हैं। इनमें से एक है जिला कैथल ग्राम रसीना के राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता किसान महेंद्र सिंह। इन्होंने इस साल भी धान, अमरूद, तुरई के साथ साथ मछली पालन किया है। तो आइए जानते हैं उनके अनुभवों को। भारत देश कृषि प्रधान देश है। यहाँ के किसान दिन रात कड़ी मेहनत करके अपने खेतों में अनाज, सब्जियाँ, फल इत्यादि उगाते हैं और केवल पूरे देश की जनता का पेट ही नहीं भरते बल्कि विदेशों में भी एक्सपोर्ट करते हैं। इसलिए भारत देश के किसान को अन्नदाता भी कहा जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। आज का किसान अपने खेतों में पुराने ढंग से खेती न करके आधुनिक प्रणाली से खेती करके फसल उत्पादन में नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। आधुनिक खेती करने वाले कैथल जिला के गांव रसीना के राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता प्रगतिशील किसान महेंद्र सिंह रसीना से उस समय बातचीत की गई जब वह स्वयं अपने खेतों में कड़ी धूप के बीच अपने खेत में लगी सब्जियों, धान की फसल और फलों के बाग में देखभाल कर रहे थे। किसान का जो मेहनत करता है उसका जो फल जो मिलता है, और किसान को फल जब भी मिलता है जब मेहनत करता है। और जो प्रोग्रेसिव फार्मर है जो अपनी ज़्यादातर मेहनत करता है तो वैज्ञानिकों के साथ मिलकर अपना खेती करता है, उनकी सलाह से काम करता है तो वो अपना पैसा तो बचाता। हमने जब अपने कृषि विज्ञान केंद्र कैथल है, कृषि विभाग है, जितने भी जो यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े हुए थे। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता प्रगतिशील किसान महेंद्र सिंह रसीना ने कहा कि कृषि वैज्ञानिकों द्वारा बताई गई कृषि की नई तकनीकों से उन्होंने कई वर्ष पूर्व अपने खेत में धान, गेहूं, गन्ना, मक्की, दालें, सब्जियां और फलों का उत्पादन शुरू किया था। उन्होंने कहा कि कृषि की नई तकनीकों से उन्हें काफी लाभ हुआ। कृषि वैज्ञानिक होता है, जो साइंटिस्ट होता है, जो यूनिवर्सिटी से आते हैं, वो अपनी नई किसान के लिए तकनीक जो लाते हैं तो किसान के फायदेमंद की तकनीक लाते हैं। जैसे पहले उन्होंने 0 टिल गेहूं की जो बिजाई की थी उसको तकनीक लाए तो उसमें किसान को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ।
वाटर लेवल नीचे जा रहा है, इसका कोई इनको तरीका निकालो, मजदूर नहीं है उसके तरीके। उन्होंने एक धान की सीधी बिजाई जिसको जीरो टिल्स बोलते हैं, उसकी एडोब एक टेक्नोलॉजी निकाली है जो हमने हमारे खेत में हम 5-6 साल से कर रहे हैं। तो उस विधि से हमारा धान की उपज तो बढ़ती है, हमारे धान का कद्दू करना बचता है, मजदूर की लगाई बच। हमने जब भी अपने खेत पे जब 2-4 ही फसल करते थे, जैसे गन्ना, गेहूं हो गया, जीरी हो गया, थोड़ा डेयरी हो गया, हमने किसानों की सलाह से उन्होंने हमारे को ऐसा काम सिखाने के लिए दूसरी जैसे हिमाचल हो गया सब्जी के लिए, फ्रूट के लिए, जैसे महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु हो गया, हमारे को उन्होंने विजिट एक्सपोजल विजिट पे देखने के लिए, ट्रेनिंग के लिए भेजा के हमारी यूनिवर्सिटी ने, कृषि विभाग ने, हमने वहाँ सीख के फिर हमने अपने खेत में अडोप्ट किया तकनीकी को, और उससे हमारी पैदावार तो बढ़ गई है। जैसे हमने डेयरी है, डेयरी को किस लिए करना है, हम अपने डेयरी के प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करें। जैसे हम पीछे हम बेंगलोर अभी 26 तारीख को आए थे, विजिट पे गए थे, हमने प्रोसेस जैसे हम अपना कच्चा उत्पादन तो करें अपने फार्म पे, हर एक चाहे सब्जी हो, चाहे डेयरी हो, चाहे धान हो, चाहे गेहूँ हो, कुछ भी गन्ना, उसको प्रोसेस करके हम कैसे आगे बांटे, कैसे पैसा कमाए। हम अभी 26 तारीख को बेंगलोर विजिट पे गए थे, वहाँ पे एग्जीबिशन पे सीख के आए हैं। और तभी हम किसान के हम तो आने वाले किसानों को ही कहेंगे, यही सलाह देते हैं, अपने ही खेत में हर एक उसके पास फ्रूट भी होना चाहिए, उसके पास सब्जी भी होना चाहिए, उसके बाद डेयरी का अपना प्रोडक्ट जैसे लस्सी है, दूध है, दही है, वो भी अपने घर पे होना चाहिए। उसको बाजार की बजाय अपने घर पे ही पैदा करो और दूसरों को बांटे, अपने हर रोज अपनी जेब में पैसा आना चाहिए। हम तो यही सलाह देते हैं। उन्होंने कहा कि आज भूमि का जल स्तर काफी नीचे चला गया है, जो किसान के लिए एक चिंता का विषय है। दूसरा, किसानों को आज मजदूरों की भारी कमी के कारण भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे हालात में कृषि की नई तकनीकों से खेती करना किसान के लिए बेहद उपयोगी है। उन्होंने कहा कि किसानों को अपने खेतों, अनाज की फसलों के साथ साथ सब्जियों, दालों, फलों की खेती के साथ साथ पशुपालन, मछली पालन भी करना चाहिए, ताकि किसान का हर रोज आमदनी का साधन बन सके। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता प्रगतिशील किसान महेंद्र सिंह रसीना ने कहा कि हमें अपने खेतों में जैविक फसलों, सब्जियों का उत्पादन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज के समय में बाजार में जैविक गेहूं, चावल, मक्की, दालों, सब्जियों और फलों की बहुत मांग है। किसान को इन उत्पादनों के भाव भी बहुत अच्छे मिलते हैं, जिससे किसानों को काफी फायदा हो रहा है। हमने अपने फार्म पे भी 3-4 एकड़ ऑर्गेनिक सब्जी को रखे हैं, जैसे तोरी है, भिंडी है, घिया है, करेला है, हमने ऑर्गेनिक किया है। हमारी हर अभी मैं 1 घंटा पहले आपसे, मैं अभी पुंडरी से मेरे पे टेलीफोन आया, पुंडरी हमारी सब्जी मंडी पड़ती है 12 किलोमीटर, 1 क्विंटल में अपनी तोरी ऑर्गेनिक देकर आया हूँ, 10 मिनट भी नहीं लगा ऑर्गेनिक बेच। जहर वाली सब्जी मत पैदा करो, चाहे गेहूँ है, चाहे कोई कुछ भी है, चाहे धान है, चाहे चावल, कुछ भी, चाहे फ्रूट है, उसको ऑर्गेनिक बनाओ, ये खाने में भी स्वाद आएगा और पैसा भी ज्यादा मिलेगा। उन्होंने कहा कि यदि किसान पूरी लगन मेहनत से आधुनिक तकनीकों से खेती करे और जैविक खेती को अपनाए, तो किसान बेहद खुशहाल हो सकता है। हम तो इतनी मेहनत करके अपनी इसलिए खुश हैं कि हमने ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और जो नेशनल लेवल पे हमने जो अवार्ड मिले, हमें तो ये बहुत खुशी की बात है। हम तो अपने आने वाले जो किसान भाई हैं उनको भी यही सलाह देते हैं, अभी जितना ज़्यादा मेहनत करोगे आपके फल जरूर मिलेगा। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। कला, कल्चर, कुर्सी, कुदरत, थोड़ा और करीब चलिए, महसूस करिए अपना हिमाचल हमारे साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे प्रदेश के किसान कृषि के साथ साथ अन्य सह व्यवसायों को अपनाए हुए हैं, जिनमें पशुपालन एक मुख्य व्यवसाय है। अगर हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र के पलवल गांव की बात की जाए तो एक महिला सुनीता रानी ने पशुपालन से कैसे अपने आर्थिक स्तर को ऊंचा किया, आइए जानते हैं उनके अनुभवों को। किसान भाइयों, आज हम आपको ले चलते हैं हरियाणा राज्य के जिला कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है। यही वह स्थान है जहां पर महाभारत के युद्ध के समय श्री कृष्ण जी ने गीता का सार सुनाया था। इसी धरती पर आज के दौर में यहाँ की महिलाएं भी सशक्त और आत्मनिर्भर हैं, जो कृषि के साथ विभिन्न व्यवसायों से जुड़ी हुई हैं। उन्हीं में से एक है गाँव पलवल की प्रगतिशील कृषिका सुनीता रानी। तो आइए देखते हैं कैसे उन्होंने अपने आर्थिक स्तर को ऊंचा किया। मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए कुरुक्षेत्र आई थी और घर का खर्च चलाने के लिए मैंने एक गाय और एक भैंस से काम शुरू किया था और बहुत अच्छा काम चल रहा है। आज मेरा 1.5 क्विंटल दूध एक दिन का सप्लाई करते हैं। दूध सेक्टर 7 से ही सप्लाई करते हैं हम लोग, वहीं से कस्टमर घर से ले जाते हैं आकर के। सुनीता ने आज से 7 साल पहले कुरुक्षेत्र में घर लिया। वो चाहती थी कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर बड़े अधिकारी बने। बच्चों की पढ़ाई के लिए खर्च भी ज्यादा होना था, लिहाजा सुनीता ने बच्चों को पढ़ाने के लिए खुद का कारोबार शुरू करने का फैसला किया। सुनीता किसान की बेटी थी, इसलिए उसने भी किसानी करने की सोची और डेयरी लगाने का फैसला किया। लेकिन डेयरी के लिए भी लाखों रुपयों की जरूरत थी, जो उसके पास नहीं थे। सुनीता ने शुरुआत एक गाय और एक भैंस से की। खुद ही घास लाती, दूध निकालती, सुबह 3 बजे उठकर काम पर जुट जाती और शाम 7 बजे तक यूं ही मेहनत करती रहती। आखिरकार मेहनत रंग लाई और आज सुनीता के बच्चे न केवल महंगे स्कूल में पढ़ रहे हैं, बल्कि सुनीता के पास आज करीब 3 दर्जन गाय और भैंस हैं, जिनकी कीमत लाखों में है। इसके अलावा सुनीता दूध को शहर में बेचती है, जिससे उसे अच्छी कीमत मिल जाती है। आज सुनीता हर महीने 2 लाख तक का मुनाफा कमा रही है, वो भी इसी डेयरी से। अब वो जमीन लेकर खेती करने लगी है। शुरू में परिवार वालों ने उसका विरोध किया, लेकिन अब सभी उसकी तारीफ करते हैं। वहीं बेटे भी अपनी माँ की मेहनत और हौसले को सलाम करते हैं। हमारी माता जी ने बहुत मेहनत किया। हम बहुत छोटे छोटे थे तब हम गांव से शहर आए थे और मेरी माता जी ने बहुत स्ट्रगल किया है। आज हमें कामयाब की सीढ़ी दिखाई है। मेरे ख्याल से औरतें बहुत कुछ कर सकते हैं। समाज में नारी को आगे आने की बहुत जरूरत है। एग्जाम्पल इसकी मेरी माता जी हैं। सुनीता की माने तो पशुपालन के कारण ही आज वो अपने बच्चों के लिए देखे सपने पूरे कर पा रही है। सुनीता ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। पशुपालन के काम के लिए उसने बैंकों से कर्ज लिया, भैंसें खरीदी और मेहनत करने लगी। बैंक के कर्ज के साथ पशुओं का बीमा भी करवाती थी, ताकि पशुओं को कुछ हो जाए तो बीमा से क्लेम मिल जाए। सुनीता आज पशुपालन व्यवसाय से पुरुषों को कड़ी टक्कर दे रही है। उसका कहना है कि पशुपालन से आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। जो भी काम है, तोड़ी का, खड़ चोकर का, भैंसों का जो भी काम है, लेबर से काम करवाना। पहले खुद करते थे, फिर लेबर रखने शुरू कर दिया मैंने। 1.5 क्विंटल दूध एक दिन का सप्लाई करते हैं। दूध सेक्टर 7 से ही सप्लाई करते हैं हम लोग, वहीं से कस्टमर घर से ले जाते हैं आकर के। और 2 लाख से ऊपर की इनकम एक महीने में आ जाती है। बहुत अच्छा काम चल रहा है, बहुत बढ़िया। इसमें मैंने तरक्की की। मायके वालों का, ससुराल वालों का पूरा सहयोग मेरे को मिल रहा है। किसान भाइयों, अभी आपने सुनीता रानी के अनुभव को सुना। आइए अब जानते हैं उनकी आय और व्यय के बारे में। आज इनको इस डेयरी व्यवसाय से एक दिन में 150 लीटर दूध मिलता है। घर से ही 50 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से दूध बेचती है। इससे उनकी प्रतिदिन की आय 7,500 रुपए है। अगर उनकी माने तो एक महीने में उन्हें 2,25,000 रुपए प्राप्त होते हैं। इसमें उनको हरा चारा, सूखा चारा, खलीज, चोकर एवं मजदूरों पर प्रति माह 1,60,000 रुपए खर्च करना होता है। इसके हिसाब से उन्हें 60,000 रुपए प्रति माह शुद्ध लाभ प्राप्त हुआ।
कल के अंश में आपने ब्रायलर मुर्गियों के आवास और आहार प्रबंधन के बारे में जाना। आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम ब्रायलर मुर्गियों में लगने वाले रोगों और उनमें निदान के बारे में जानेंगे, जिस विषय पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर एलसी वर्मा। ब्रॉयलर फार्म करने के लिए और उसकी सफलता के लिए ये जरूरी है कि उसमें रोग व्याधि न हो। अगर बीमारियों से मुक्त चूजे रहेंगे तो आगे चल के अच्छा उत्पादन मिलेगा और ब्रॉयलर फार्म अच्छा लाभप्रद साबित होगा। इसके लिए ये जरूरी है कि इस बात का ध्यान रखा जाए कि उनके बीमारी ना लगे, इसलिए मुर्गी के बाड़े को 24 घंटा पहले ही चालू कर देना चाहिए, जिससे उसका तापमान बिल्कुल बराबर हो और चूजे आए तो उन्हें तुरंत उनको 95 डिग्री फ़ारेनहाइट का ये गर्मी मिलना शुरू हो जाए। विशेष तौर पर उन्हें जैसे ही चूजे आते हैं उन्हें मेरेक्स डिजीज का टीका लगाया जाता है, जो 0.2 ml उनको एक गर्दन में इंजेक्शन के द्वारा लगाया जाता है, जिससे इस बीमारी का निदान हो जाता है। तथा इसके बाद 5वें से 7वें दिन के बीच में रानी खेत एक बीमारी होती है, जो एक महामारी बीमारी की तरह है। इसके से बचने के लिए आप रानी खेत F1 स्ट्रेन का टीका 5 से 7 दिन पर उसकी 1 बूंद आंख में और 1 बूंद उसकी नाक में लगाएं तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। और जो बीमारी हमारे ब्रायलर में अधिक लगती है वो है गम्बोरो बीमारी। गम्बोरो बीमारी 14 दिन पर इसके टीके को लगाया जाता है, जिसे पानी के माध्यम से लगाना जरूरी होता है। जब हम पानी देते हैं चूजों को, उनके पानी में डाल दें तो गम्बोरो बीमारी का टीकाकरण हो जाएगा। तीसरा टीकाकरण जो होता है वो RB2 वैक्सीनेशन होता है, जिसे हम 28 दिन पर लगाते हैं। यह जरूरी है कि उसे 28 दिन पर लगा दिया जाए, जो रानी खेत का ही एक बूस्टर डोज है, तो उसमें बीमारी नहीं आती है। चौथा टीका होता है जिसे 35 दिन पे लगाया जाता है। इस टीके का नाम है IBD इंटरमीडिएट स्ट्रेन, जिसको हम पानी के माध्यम से लगाते हैं। हाँ, इस बात का विशेष ध्यान दें कि जब आप टीकाकरण करते हैं तो किन बिंदुओं पर सबसे ज्यादा अधिक ध्यान दिया जाए, उसमें कि वैक्सीन हमेशा ठंडा रखें और वैक्सीनेशन हमेशा ठंडे समय में करें। इस बात का ध्यान दें कि जो चूजे बीमार हों उनका टीकाकरण ना किया जाए, तथा लेबल पर लिखे गए जो सुझाव होते हैं उनका सच्चाई से पालन किया जाए। जो खाली बोतल होती है वैक्सीन की, उन्हें जमीन में खोद करके गाड़ दिया जाए, जिससे बीमारी फैलने का खतरा कम हो जाता है। और इस बात का ध्यान दें कि उपकरण को अच्छी तरीके से उबाल लें, जिससे दूसरे इन्फेक्शन होने का खतरा कम हो जाता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो सुझाव, यानी कि बचाव ही इलाज से बेहतर उपाय है। उसके लिए ये करना चाहिए कि आप तभी टीकाकरण करें कि जब आवश्यक हो, क्योंकि इलाके के हिसाब से टीकाकरण जरूरी होता है। टीकाकरण जितना फायदेमंद है, कुछ हिसाब से नुकसानदायक भी है। इसलिए अगर इलाके में बीमारी है तभी टीकाकरण किया जाए। टीकाकरण करने के बाद जो ब्रायलर हैं वो दबाव में आ जाते हैं, उनकी बढ़वार रुक जाती है और ब्रायलर पर FCR यानी फ्लूइड रूपांतरण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे मुनाफा कम होता है। तो कुछ बिंदुओं पर सुझाव के रूप में ध्यान दें, जैसे कि घर के अंदर का टेम्परेचर हमेशा मिनिमम और मैक्सिमम यानी अधिकतम एवं न्यूनतम टेम्परेचर को ज्ञात करने के लिए थर्मामीटर जरूर लगाएं। ये विशेष ध्यान देना है कि हमेशा बीमारी दाने और पानी से फैलती है। ये बहुत बड़ा माध्यम है बीमारी फैलने का। इसलिए बर्तन को हमेशा ब्लीचिंग पाउडर में रोज धोइए और धोने के बाद स्वच्छ पानी जो अपने पीने के लिए हम प्रयोग करते हैं, वैसे ही ताजा पानी नल का प्रयोग करना चाहिए, तब इसमें बीमारी नहीं फैलेगी। बीमारी को रोकने के लिए एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हर हफ्ते लीटर की गुड़ाई करनी चाहिए। अगर संभव हो तो रोज सुबह अगर लीटर की गुड़ाई किया जाए, जो बिछावन होता है उसकी गुड़ाई किया जाए, तब इसमें अमोनिया गैस नहीं बनती है और चूजों में सांस की बीमारी नहीं लगती है। तो हमेशा जो इसमें बीट होती है उसको झाड़ू मार करके निकाल देना चाहिए, जिससे वो उसमें सड़ने ना पाए। इस बात का ध्यान दिया जाए कि दाना हमेशा दाने के बर्तन में भरा रहे, जिससे चूजे
बुरादे को ना खाएं, बिछावन को ना खाएं, तो उनका पेट भी खराब नहीं होगा। इस तरीके से सुझाव को अपनाने से आप बीमारियों को रोक सकते हैं। और इन बिंदुओं को ध्यान में रख करके आप ब्रायलर पालन करते हैं तो आपका व्यवसाय बहुत ही अच्छा होगा। आप अच्छा से अच्छा प्रॉफिट प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे। बात हरियाणा की, न्याणा की, स्याणा की, गांव की हो या शहर की, मंत्री की हो या संतरी की, हर छोटी बड़ी खबर देखिए आपकी अपनी बोली में। देखिए मारी बोली मारी खबर हर रोज शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। जैविक खेती का जो नई तकनीक आई है, पशु मूत्र का उपयोग कैसे करें ताकि पशु मूत्र के उपयोग से कीटनाशक, बीमारीनाशक और पोषक तत्व ये सारी चीज़ें किसान को मिल जाए तो रासायनिक उर्वरक और रासायनिक दवाएं जो काम में ले रहा उस सब से छुटकारा मिल सकता है। पशु मूत्र का अर्थ यह है कि जो भी 4 पैर वाला पशु है, इसमें कोई किसान ये शंका नहीं रखेगा कि भाई पशु मूत्र का मतलब गिर नस्ल की या देसी गाय होनी चाहिए, ऐसा नहीं। 8-10 चीज़ें जो मिश्रण करके अगर 10 से 15 दिन के अंदर सड़ा दें ऐसे प्लास्टिक के ड्रम में, तो उसके बाद छान करके जो दवाई बनेगी वो कीटनाशक, बीमारीनाशक और खुराक तीनों का काम करेगी। इसमें उदाहरण के तौर पे जैसे 10 लीटर पशु मूत्र है, 10 लीटर पशु मूत्र के अंदर 2 किलो ताज़ा गोबर और 2 किलो नीम के पत्ते, नीम के जो जिस पे पत्ता लगा हुआ होता है डंठल सहित, वो 2 किलो नीम के पत्ते डालने हैं। आधा किलो आंकड़ा, जो सफ़ेद आंकड़ा हो चाहे देसी कोई सा भी आंकड़ा हो, आंकड़े के पत्ते, हरे पत्ते डाल के रखते हैं। आधा किलो एक काला आंकड़ा बोलते हैं जिसको आप नसरगंडी कहते हैं उसको, ये काला आंकड़ा सब जगह नालियों के किनारे वगैरह सब जगह मिल जाता है। इसको गाय, भैंस, बकरी वगैरह कोई नहीं खाते हैं। और आधा किलो एक जरमरी करके सभी जगह, ये भी सभी जगह मिल जाती है, जिसके छोटे छोटे कांटे होते हैं और पीले कलर के फूल होते हैं। इसको भी कोई गाय, भैंस, बकरी खा जाता है तो मर जाता है, तो अनावश्यक रूप में नुकसानदायक भी है, वो चीज़ें इसमें काम में आ सकती है। इसके साथ 250 ग्राम लहसुन, जो गांठे सहित उसको थोड़ा पत्थर से फोड़ करके उस लहसुन की गुड़ी फूट जानी चाहिए। पाव भर गुड़, देसी गुड़ हो चाहे बेली का जो ठोस गुड़ हो वो डाल देते हैं। और 100 ग्राम धतूरे के डोडे, धतूरा आता है उसके डोडे रहते हैं, हरे डोडे, उनको भी कूट के इसमें डाल दें। इसके साथ में 50 ग्राम तंबाकू, जो भी तंबाकू के पत्ते हैं वो तंबाकू के पत्ते डालते हैं। और 10 से 20 ग्राम मिर्ची, आकी मिर्ची को थोड़ा कूट लें, कूट करके इसमें डाल सकते हैं। इन सभी चीज़ों को 15 से 20 दिन तक प्लास्टिक के ड्रम में गड़ाएं या मटके के अंदर सड़ाएं। स्टील का या तांबे का कोई पात्र है उसमें नहीं गड़ाएं, क्योंकि पशु मूत्र के अंदर एसिड होता है, अगर उसमें गड़ा दिया तो उसमें छेद पड़ जाएंगे। इसलिए प्लास्टिक का पात्र, कोई भी बाल्टी है, टब है, ये ड्रम है या मटका है, इसमें किसी से भी 15 से 20 दिन तक सड़ाने के बाद में रोज़ इसको सुबह शाम लकड़ी से हिलाना है। सुबह शाम हिला करके ये ढक्कन वगैरह जो भी है उससे ढक दें। ढकने का अर्थ ये है कि कोई बच्चे वगैरह इसको नुकसान नहीं पहुंचाए, इसके अंदर हाथ नहीं डालें।
ये चिंता नहीं करें कि एयर टाइट होना चाहिए। एयर टाइट करने की कोई आवश्यकता नहीं। बाल्टी है तो उसके ऊपर कपड़ा बांध दें, या कोई टब है तो पत्थर रख दें, या कोई ढक्कन ढक दें ताकि बच्चे वगैरह इसको नुकसान नहीं पहुंचाए। और सुबह शाम रोज़ इसको हिलाते रहें, वापस ढक दें। छाया के अंदर जो इसको रखें। 15 से 20 दिन के बाद में इसको छान करके बगदा निकलता है, उसको आपकी जो भी रोड़ी है डाल दें, वर्मी कंपोस्ट है तैयार करें तो उसमें डाल दें, और इसके तरल पदार्थ को वापस जरी कैन में भरना है। जरी कैन में भरने के बाद इसका प्रयोग करना अब फसल के ऊपर। फसल के ऊपर प्रयोग करते समय एक टंकी, जैसे 15 से 16 लीटर की टंकी आती है, अपन दवाई छिड़कने वाली टंकी होती है, उसके अंदर केवल 2 लीटर डालना। 2 लीटर ये डाल दिया और बाकी बचा जो पानी से भर दिया। अब फसल के ऊपर छांटना, ध्यान ये रखना कि कोई भी फसल, पहला छिड़काव फसल में 30 से 35 दिन की अवस्था में करना है। दूसरा छिड़काव 45 से 50 दिन की अवस्था में करना। तीसरा छिड़काव 60 से 65 दिन की अवस्था में छिड़काव करना है। 3 छिड़काव, कोई दाल वाली, अनाज वाली, तिलहन वाली कोई फसल है, उनके अंदर 3 छिड़काव पर्याप्त होते हैं। और 1 बीघा में कम से कम 6 टंकी ये पदार्थ छांटना है। किसान क्या करते हैं, कोई भी दवाई हो उसको 6 टंकी के बजाय 3 टंकी कर देते हैं और दवाई 6 टंकी की डाल देते हैं। ऐसा नहीं करना है। 6 टंकी 1 बीघा में छांटना, तो प्रत्येक टंकी में 1 बीघा के अंदर यानी 12 लीटर ये तरल पदार्थ चाहिए। अगर सब्जी वाली फसल है तो सब्जी वाली फसल में भी प्रथम छिड़काव 30 से 35 दिन की अवस्था में करना, और उसके बाद में हर 15 दिन के ऊपर छिड़काव करते रहना जब तक वो फसल फल दे रही है। या फलदार बगीचा है तो उसका 30 दिन की अवस्था के बाद में हर 15 दिन के ऊपर छिड़काव करते रहना चाहिए। 30 दिन की अवस्था से कम अवस्था में अगर छिड़काव कर दिया तो पौधा मर सकता है, क्योंकि इसमें एसिड रहता है और कंसंट्रेशन जो इसकी सांद्रता अगर आपने 2 लीटर डाल दी तो पौधा इतना सहन नहीं कर पाएगा। इसलिए 30 से 35 दिन की अवस्था के बाद में इसको छिड़काव करना है। इससे क्या होगा, ये पौधा इसके रस को ग्रहण करेगा, चूसेगा, तो पौधे के रस के अंदर ये जहर के रूप में जमा हो जाएगा, तो कोई कीड़ा बीमारी पास में भटकेगा भी नहीं। पौधे के ऊपर बैठना तो दूर की बात है। इसके अंदर जैसे नीम के पत्ते, पशु मूत्र और गोबर डाला, तो उसके अंदर जो खुराक रहती है वो खुराक भी पत्तों को मिलेगी। सीधे पत्ते के द्वारा पौधे को खुराक मिलेगी तो पौधा तंदुरुस्त रहेगा, और तंदुरुस्त रहेगा और कीड़ा बीमारी नहीं लगेगा तो उत्पादन, स्वतः ही उत्पादन में बहुत अच्छी वृद्धि होगी। जो उत्पाद आएगा वो भी जैविक रहेगा और बीमारी रहित और रासायनिक तत्वों के रहित रहेगा। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। सूखे फूलों से नए उत्पादन बनाने पर जानकारी। मूली की वैज्ञानिक खेती, फसल में किए जाने वाले कार्य। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadaata@hp@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं ईटीवी न्यूज़ हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।